हाय बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे ज्ञान गंगा ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। और मैं अमोल कुमार आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं आप सभी बच्चों को अपने ऑनलाइन चैनल के माध्यम से क्लास 12th का जीव विज्ञान और ऑनर्स का बोटनी और जूलॉजी का कोर्स बिल्कुल मुफ्त आपके बीच लेकर चल रहा हूं। तो आज जो मैं पढ़ाऊँगा आपको वह क्लास 12th का कक्षा 12 का जीव विज्ञान पाठ 5 नए एनसीईआरटी के अनुसार से पाठ 5 है और चैप्टर का नाम हमारा वंशगति का आणविक आधार है। इसका 5.2 टॉपिक आज हम देखेंगे। 5.2 टॉपिक द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, अनुवांशिक पदार्थ की खोज। पहले यह चैप्टर छठा में था। चूंकि इस बार एनसीईआरटी ने बहुत सारी बदलाव किया है तो यह चैप्टर को एक चैप्टर को रिड्यूस कर दिया गया है, जिसमें से यह चैप्टर आपका 5वें पोजीशन पर आ गया है। तो चलिए हम आज आरंभ करते हैं क्लास अनुवांशिक पदार्थ की खोज। पिछला चैप्टर में आपने देखा था कि डीएनए के गुण, डीएनए का कंपोजिशन, डीएनए का कार्य, इन सभी चीज़ों को हमने पढ़ा था। तो आज हम चलते हैं डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ, एक्चुअली अनुवांशिक पदार्थ है क्या। और पिछला चैप्टर में हमने जो पढ़ाया था मालूम है, आप उसको जाकर वीडियो पर देखेंगे। बीपीएससी में वही परीक्षा, बीपीएससी टीचर वाली जो परीक्षा हुई है अभी, उसमें वह क्वेश्चन पूछा हुआ था कि माता पिता से संतान में जो गुण जाते हैं उसे क्या कहते हैं। हमने उसे 10 बार चिल्ला चिल्ला के बोला था कि अनुवांशिकता कहते हैं। और वही है कि जो माता पिता से गुण जा रहे वह पदार्थ क्या है, हम इसी की खोज करने चलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। यह 3 वैज्ञानिकों का समूह है। नाम देखेंगे, ग्रेगर मेंडल, वाल्टर सटन और थॉमस हंट मोर्गन एवं अन्य दूसरे वैज्ञानिक की पूर्व खोजों के आधार पर स्पष्ट हो गया कि गुणसूत्र अधिकतम कोशिकाओं के केंद्रक से मिलता है। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन आपको हम लेकर चल रहे हैं। ये पीपीटी के माध्यम से है, आप देख सकते हैं। पुस्तक में भी आपको हम बतला सकते हैं। हमारा जो बुक्स है वो बुक्स में भी आपको मैं दिखाऊंगा अभी। देखिए, ये वंशगति का आणविक आधार है। इसके चलेंगे हम चैप्टर नंबर टॉपिक नंबर 2 में। देखिए टॉपिक नंबर 2 है, इसमें भी अनुवांशिक पदार्थ की खोज। और यहां से हम लेकर चल रहे हैं जो मुख्य पॉइंट है उसको हम लेकर चल रहे हैं। देखिए यहां से ग्रेगर मेंडल, वाल्टर सटन, थॉमस हंट मोर्गन अन्य दूसरे जीव वैज्ञानिकों के पूर्व खोज के आधार पर स्पष्ट हो गया था कि गुणसूत्र अधिकतम कोशिकाओं के केंद्रक में मिलता है। हम इसी चीज़ को पीपीटी के माध्यम से पढ़ा रहे हैं तो आपको स्पष्ट और अच्छा से मालूम चल जाए और अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो, इसीलिए इसको हम पीपीटी के माध्यम से लेकर चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। हमने जो एनसीईआरटी की लाइन में देखा वही हूबहू देख रहे हैं। 3 वैज्ञानिक को देखिए, मेंडल है, मॉर्गन है और सटन है। ये तीनों वैज्ञानिक कितना बता चुके थे कि गुणसूत्र जो है वह अधिकतम कोशिकाओं के केंद्रक में मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल में सबसे पहला जो प्रयोग किए थे यह ग्रिफिथ है। फोटो आपको थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रही होगी, लेकिन इनको हम मान ले, इनके छाया चित्र को हम समझे कि ग्रिफिथ है। और ग्रिफिथ ने 1928 में एक प्रयोग किया था। वह प्रयोग किया था, देखेंगे, रूपांतरण प्रयोग किया था, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट को किया था। पहली बार उन्होंने 1928 ईस्वी में ब्रिटिश जीवाणु वैज्ञानिक फ्रेडरिक ग्रिफिथ द्वारा किया गया। यानी पहला प्रयोग किया गया था रूपांतरण प्रयोग ग्रिफिथ के द्वारा 1928 ईस्वी में। इन प्रयोगों को देखेंगे तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया या न्यूमोकोकस, जिसे डिप्लोकोकस निमोनिया भी कहा जाता है, इस पे प्रयोग किया था उन्होंने। यह परजीवी, अब देखिए कौन सा परजीवी, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इसको बोल दीजिए, या न्यूमोकोकस बोल दीजिए, या डिप्लोकोकस न्यूमोनिया बोल दीजिए। यह एक जीवाणु है, यह एक जीवाणु है। और जीवाणु स्तन्यधारी में परजीवी के रूप में रहते हैं। तो यह जीवाणु बोल लीजिए या परजीवी बोल लीजिए। यह परजीवी
मानव सहित स्तनधारियों में न्यूमोनिया का कारण बनता है। न्यूमोनिया रोग के बारे में हम लोग जान चुके होंगे, समझ रहे हैं। तो यह न्यूमोनिया रोग फैलाने वाला कारक है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। देख सकते हैं ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है, बड़ी ही खूबसूरत महिला का, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, सर्दी खांसी छींक और बुखार इसको आ रहा है। यह निमोनिया का लक्षण है और निमोनिया को फैलाने वाले जीवाणु हैं जिसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। समझ गए इतनी बातों को। अब आगे की लाइन में हम देखेंगे इन्होंने क्या किया था। उन्होंने बैक्टीरिया के साथ कई प्रयोग किए। कौन सा बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के साथ। अब देखिए प्रयोग क्या क्या किए कि जब स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु को संवर्धन प्लेट पर वृद्धि करता है, तब इसकी कुछ चिकनी चमकीली कॉलोनी और दूसरी रूक्ष कॉलोनी का निर्माण होता है। अब समझेंगे, मान लिया जाए कि हम एक पेट्री प्लेट को लेते हैं। यह हमारा एक पेट्री प्लेट है, यह एक पेट्री प्लेट है जिसमें जीवाणुओं के खाने पीने का सब माध्यम इसमें उपयुक्त है और इसमें हम स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी को वृद्धि करने के लिए रख देते हैं। तो इसमें से दो प्रकार के देखेंगे, दो प्रकार के जीवाणु का आपस में कॉलोनी बन जा रहा है। एक जीवाणु जो है वह चमकीली कॉलोनी बनाती है, एक जीवाणु जो है चमकीली कॉलोनी बनाती है। जो चमकीली कॉलोनी बनाई, पिंक से हम बना रहे हैं, एक जीवाणु चमकीली कॉलोनी बनाई जिसको हम बोल दिए थे, इसका शरीर जो है से चिकना होता है, स्मूथ होता है, इसको हम बोल दिए थे एस जीवाणु। और दूसरा जो पीला वाला जीवाणु देख रहे हैं, यह जो है रूक्ष जीवाणु है, इसके शरीर पे जो है रूक्ष निकले हुए भाग है, तो इसको हम बोल दिए थे आर जीवाणु। तो कुल मिलाकर समझे कि हमारे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी को पेट्री प्लेट में वृद्धि किए तो दो प्रकार के जीवाणु अलग अलग कॉलोनी को बनाए, जिसमें एक चमकीली था जो चिकनी थी, इसको एस नाम दे दिए, दूसरा रूक्ष था जो हम आर नाम दे दिए। अब आ जाएंगे एस स्ट्रेन वीरुलेंट होता है, यानी एस स्ट्रेन जो है वह विषैला होता है। अब यह चमकीली क्यों हुआ, चिकनी क्यों हुआ और रूक्ष क्यों हो गया, यह समझिए। तो एस स्ट्रेन यानी एस प्रभेद के जीवाणु में सलेस्मा बहुशर्करा युक्त आवरण होता है जिससे बीमारी उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इसीलिए एस स्ट्रेन को हम वीरुलेंट यानी विषैला भी बोलते हैं। अब इसको समझेंगे कि यह एक्चुअली है रफ, ये देखिए पीला रफ है, लेकिन इसके ऊपर से एक सलेस्मा यानी चिकनी पदार्थ किसकी बनी हुई, तो बहुशर्करा की, पॉलीसेकेराइड की बनी हुई चिकनी पदार्थ इसके चारों तरफ से निर्माण हो गए। अब देखिए, तो यह जो है यह बन गया आर, यह बन गया एस। जब चिकनी पदार्थ बन गई तो यह बन गया एस यानी स्मूथ, और यही सलेस्मा युक्त पॉलीसेकेराइड जो है आवरण जो है, यही बीमारी उत्पन्न करने की इसी में क्षमता होती है, यही जो है बीमारी उत्पन्न करता है। तो समझ गए, जो पॉलीसेकेराइड है जो बहुशर्करा है सलेस्म युक्त जीवाणु के ऊपरी परत में, यही बीमारी उत्पन्न कर रहा है। दूसरा जो है पीला पीला इसमें देख रहे हैं, उसको हम बोल दिए आर टाइप, इसको बोलते हैं नॉन विरुलेंट यानी अविषालु, यानी यह विषैला नहीं है, यानी रोग नहीं फैलाता है। तो आर प्रभेद में यह आवरण नहीं होता है, इससे बीमारी उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। देख लिए, ए इसका चारों तरफ से शरीर जो है रूक्ष है, इसके ऊपर कोई आवरण नहीं है, कोई परत नहीं है जो बीमारी उत्पन्न नहीं करता है। अच्छा, इसको सीधे शब्द में समझिए कि एक आदिवासी व्यक्ति है जो पूरा नंगा धरंगा है, खाली वो कपड़ा पत्ता लपेटले है अपने जांघ के पास में गुप्तांग को छुपाने के लिए, और एक कोट पैंट पहन कर खूब चिकन चाकन अंग्रेज आयल है। तो खतरा किससे है? कोट पैंट वाला से, इससे नहीं है। तो ठीक वही समझिए कि कोट पैंट वाला जो चिकना है अपने ऊपर से आवरण ले है, वह बीमारी उत्पन्न करता है। जैसे अंग्रेज आया था
इंग्लैंड से चिकना कोट पैंट पहनकर हमारे देश के अंदर गुलामी में हम लोगों पे आक्रमण करके और हमारे पूरे भूभाग पे कब्जा कर लिया था। ठीक उसी प्रकार हम समझे कि जो चिकना वो बाहर से परत लिए हुए है वह हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न करेगा और जो रुक्ष है वह बीमारी उत्पन्न नहीं करेगा। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के दो प्रकार, एस प्रकार और आर प्रकार देख लिए। एस जो है स्मूथ या बाहर से सलेस्मा युक्त बहुशर्करा का आवरण होता है जो बीमारी उत्पन्न करता है, और आर टाइप में कोई आवरण नहीं होता है तो बीमारी उत्पन्न नहीं करता है। इस चीजों को एकदम याद कर ले, कंठस्थ कर ले। अब देखिए प्रयोग क्या किया था इन्होंने, तो इनके प्रयोग के क्रम निम्न है। सबसे पहले इन्होंने चूहा को लिया था, एक चूहा को, और उस चूहा के अंदर दोनों एस टाइप और आर टाइप दोनों को इंजेक्ट कराए थे। देखिएगा ये चूहा है, चूहा के अंदर इंजेक्शन लग रहा है किसका, एस टाइप का। अब चूहा क्या होगा, तो चूहा के अंदर एस टाइप का स्मूथ टाइप का लगा चिकना वाला, तो इस चूहा को देखिए निमोनिया हो गया, चितपट होकर मर गया। यही है कि चूहा में एस स्ट्रेन इंजेक्ट किया, चूहा को निमोनिया हो गया, चूहा मर गया, और चूहे के शरीर में एस स्ट्रेन जीवाणु पाया गया। जब इसके शरीर से ब्लड को निकाला गया और ब्लड को देखा गया तो उसमें एस स्ट्रेन बैक्टीरिया प्रेजेंट था। अब इसमें दूसरा प्रयोग क्या किया इन्होंने, चूहा को लिया, देखिए इस चूहा को लिया, उस चूहा में आर स्ट्रेन वाला जीवाणु को इंजेक्ट कर दिया, तो चूहा को क्या हुआ समझिए, चूहा दौड़ता रह गया, कूदता रह गया, यानी चूहा को कुछ नहीं हुआ, सरवाइव कर गया, जीवित रह गया। देख लिए आप, देख सकते हैं इसमें चूहा क्या कर गया, सरवाइव कर गया। क्लियर है। तो आर स्ट्रेन इंजेक्ट किया तो चूहा जीवित रहा, चूहे के शरीर में आर स्ट्रेन टाइप का जीवाणु पाया गया, यानी चूहा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो यहाँ से कह सकते हैं कि एस टाइप का जो है वह विषैला है, बीमारी फैलाता है, आर टाइप का कोई नुकसान हमें नहीं पहुंचाता है। अब अगला प्रयोग इसको देखिए, एस स्ट्रेन जीवाणु को हीट कर दिया गया, गर्म करके मार दिया गया और उसको चूहा में प्रवेश कराया गया। तो अब क्या होगा, चूहा सरवाइव कर गया, चूहा नहीं मरा। अगला प्रयोग हम देखते हैं, 3 गो देख लिए थे अभी तक आपने। एक, चूहा में एस स्ट्रेन को डाल दिया गया, चूहा मर गया। चूहा में आर स्ट्रेन को डाले, चूहा नहीं मरा। और चूहा में एस स्ट्रेन के जीवाणु को गर्म करके मार दिए और इसको इंजेक्ट कर दिए तो चूहा नहीं मरा। अब इन्होंने क्या किया, इस चूहा में इंजेक्शन जो लगाया वह एस स्ट्रेन मरलहवा यानी कि हीट किल्ड बैक्टीरिया, गर्मी देकर इसको मार दिए थे, तो मरा हुआ बैक्टीरिया के साथ में मिला दिया था आर स्ट्रेन जीवित बैक्टीरिया को, लाइव बैक्टीरिया को मिला दिया। यानी जो विषैला था उसको मार दिया और जो विषैला नहीं था उसको इसमें जीवित रखा, दोनों को मिला दिया। और मिला कर जैसे ही डाला, चूहा के अंदर इंजेक्ट किया, चूहा को निमोनिया हो गया और चूहा मर गया। और इस चूहा के ब्लड को जब निकाला गया तो इसके ब्लड में, अब सोचिए कौन सा स्ट्रेन हो सकता है, आर या एस, क्योंकि एस हम डाले मरा हुआ, आर डाले हम जीवित, और यह मर गया। तो क्या हो सकता है, एस टाइप होंगे, आर टाइप होंगे, दोनों होंगे, कोई नहीं होंगे। आप सोचिए, थोड़ा सा दिमाग पे बल लगाइए, आपका उत्तर क्या है आप अपने मन में सोचिए। जो भी उत्तर हो आपके लिए सही है, लेकिन जब इसके पोस्टमार्टम किया गया, इसके ब्लड को लेबोरेटरी में चेक करके किया गया तो इसके ब्लड में एस टाइप जीवित जीवाणु मिले। यहाँ देखिए एस टाइप जीवित जीवाणु मिले, यानी पहले एस टाइप मरा हुआ जीवाणु था, आर टाइप जीवित था, दोनों को इंजेक्शन को मिला दिए, मिलाकर जब चूहा में डाले तो चूहा के मर गया, निमोनिया हो गया, और चूहा के ब्लड में आर टाइप नहीं, सब एस टाइप जीवित मिला, यानी जो मरलहवा था वह जीवित टाइप का मिल गया। अब यह हुआ कैसे, इसको सोचिए थोड़ी देर के लिए। कैसे आर टाइप जीवों के, जीव विज्ञान में हम जानते हैं जो कोई भी जीव जो मर जाता है तो दोबारा वह जीवित नहीं हो सकता है, लेकिन जो मरा हुआ इस टाइप था वह फिर जीवित हुआ कैसे, यह प्रश्न हमारे दिमाग में कुछ देर के लिए कौंधना चाहिए। और सोचिए आखिर हुआ कैसे, तब इसको अब हुआ कैसे वह हम देखते हैं। तो अब ग्रिफिथ ने बतलाया
कि आर टाइप स्ट्रेन जीवाणु जो था, जिसको जीवित जीवाणु यानी जीवाणु ताप मृत एस टाइप के साथ जीवाणु को मिलाए तो इसको रूपांतरित कर दिया। यानी कुल मिलाकर समझिए कि जैसे ही एस टाइप जो था वह मृत था, कैसा था? मृत था, और इसको मिला दिए आर टाइप जीवित के साथ मिला दिए। तो क्या किया? आर एस टाइप जो मृत था, इसके अंदर जो डीएनए था ये इसके ऊपर पॉलीसेकेराइड बनाता था, इसके ऊपर यह पॉलीसेकेराइड बनाता था, स्मूथ शुगर का परत बनाता था, और इसमें स्मूथ शुगर का परत नहीं बनता था, इसलिए आर टाइप था। तो हुआ क्या? इसका जो डीएनए था मरलहवा के डीएनए, यह जीता वाला में प्रवेश कर गया और ये अपना डीएनए इसमें जोड़ दिया, तो इसके ऊपर भी स्मूथ पॉलीसेकेराइड का एक लेयर बनना आरंभ हो गया। तो जितने आर टाइप जीवित था उसको रूपांतरण कर दिया। क्या कर दिया? रूपांतरण कर दिया। यानी मरा हुआ जीवित नहीं हुआ, मरलहवा तो मर चुका है, लेकिन इसका आनुवांशिक पदार्थ इसके अंदर प्रवेश करके इसके रूप को बदल दिया, उसी को रूपांतरण बोल दिए। तो आर टाइप से बदल दिया इसको एस टाइप में। समझ गए बातों को? तो इन्होंने बताया कि यह रूपांतरित कारक, यानी इन्होंने बता दिया कि यह जीवित जीवाणु जो आर टाइप था, मरे हुए एस टाइप का आनुवांशिक पदार्थ आर टाइप में घुसा और इसके गुण को बदल दिया, आर को एस में बदल दिया। अब कैसे बदला? तो इसका सिद्धांत देखिए, एनसीईआरटी लिखा है कि यह रूपांतरित कारक ताप मृत, यानी ताप से जो मर गया था एस प्रभेद एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में स्थानांतरित होने से इसमें चिकनी बहुशर्करा आवरण का निर्माण होता है। यानी यह डीएनए आनुवांशिक पदार्थ एस टाइप के मृत में से आर टाइप में प्रवेश कर गया और इसके ऊपर फिर यही डीएनए जो है से आवरण बनाने लगा। तो जो इसके ऊपर आवरण नहीं था, यहाँ देखिए विषैला कौन चीज़ है? आवरण है। इसके पास आवरण नहीं था तो विषैला नहीं था, आवरण जैसे बनाया तो विषैला बन गया, तो जिससे यह उग्र रूप में परिवर्तित हो जाता है, यानी अब बीमारी फैलाने लगता है और चूहा को मार देता है। इस फोटो से भी देख सकते हैं, एक एस टाइप है और एक आर टाइप है, लाल वाला को, और इसको हमने रफ डायग्राम में बना दिया है, जरूरत नहीं है इस फोटो को ज़्यादा समझने की। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, तो यह निश्चित ही आनुवांशिक पदार्थ के स्थानांतरण के कारण हो पाता है। तो इन प्रयोगों से आनुवांशिक पदार्थ के जीव रासायनिक प्रकृति के बारे में नहीं बताया जा सकता। यानी इतना यह बताया कि आनुवांशिक पदार्थ ही है जो एस टाइप से आर टाइप में प्रवेश किया और इसके ऊपर आवरण बनाने लगा और इसको उग्र में बदल दिया। लेकिन इतना प्रयोग से यह नहीं बताया जा सकता है कि आनुवांशिक पदार्थ के जीव रासायनिक प्रकृति क्या है। इतना ही पे ग्रिफिथ का प्रयोग रुक गया। इन्होंने यही बताया कि आनुवांशिक पदार्थ जो था वह एस को आर को एस में बदल देता है। अब यहाँ से एक दूसरे वैज्ञानिक की सीरीज आए, एक और वैज्ञानिक आए, वह वैज्ञानिक को देखिए, 3 वैज्ञानिकों का समूह है। ओसवाल्ड एवेरी पहला वैज्ञानिक को देखिए, ये है कॉलिन मैकलियोड और सबसे अंतिम है मैकलिन मैककार्टी। इन लोगों ने 1933 से 1944 के बीच एक साझा कार्यक्रम किया कि कार्य को ऐसा समझा जाता है कि आनुवांशिक पदार्थ ही प्रोटीन है। यानी इनके प्रयोग से पहले 33 से 44 के बीच में प्रयोग किया था। इस प्रयोग के पहले ऐसा समझा जाता था कि आनुवांशिक पदार्थ प्रोटीन है, लेकिन इन लोगों ने एक प्रयोग किया जिससे पता चल गया कि आनुवांशिक पदार्थ प्रोटीन नहीं बल्कि डीएनए है, जिसको अभी हम आगे इसके बारे में समझेंगे। अब देखिए अभी तक क्या था, ग्रिफिथ जो है उन्होंने यह चीज बता दिया था कि जो रूपांतरण होता है, क्या होता है,
रूपांतरण होता है, यह रूपांतरण के लिए जो कारक है वह कारक है अनुवांशिक पदार्थ। अब अनुवांशिक पदार्थ क्या है? अब अनुवांशिक पदार्थ, अब यही अनुवांशिक पदार्थ की हम खोज कर रहे हैं। तो अधिकांशतः वैज्ञानिक जानते हैं कि अनुवांशिक पदार्थ जो है डीएनए में क्रोमोसोम के रूप में होता है। पहली लाइन एच लेक्चर से उठाए थे। तो क्रोमोसोम बना किसका होता है? तो हमको पता है कि क्रोमोसोम डीएनए का भी बना है और प्रोटीन का भी बना है। दो प्रकार के प्रोटीन है, उसमें हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। तो अब दो भिन्न भिन्न मोलिक्यूल से बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ लोग का मानना था कि प्रोटीन है, कुछ लोगों का मानना था कि डीएनए है। लेकिन इन तीनों आदमी के प्रयोग से पहले अधिकांशतः लोगों को मानना था कि अनुवांशिक पदार्थ प्रोटीन है। लेकिन ये लोग देखिए प्रयोग क्या किए, इन्होंने क्या किया क्रोमोसोम में से? सबसे पहले ग्रिफिथ के सभी प्रयोगों के आधार पर रूपांतरित सिद्धांत की जीव रासायनिक प्रकृति के बारे में पता चला। इन तीनों वैज्ञानिकों ने उसके जीव रसायन की प्रकृति का पता किया। तो ताप से मृत एस कोशिकाओं से जैव रसायन, तो उसमें एस कोशिका में जैव रसायन क्या होगा? प्रोटीन होगा, डीएनए होगा, आरएनए होगा, ईटीसी है, को अलग अलग कर यह पता लगाने के लिए शोधित यानी प्यूरिफाइड किया कि इसमें से आर कोशिका को एस कोशिका में रूपांतरित करने में सहायक होता है। अब कुल मिलाकर समझिए कि यह जो है एस टाइप का मृत है और ए आर टाइप का जीवित है। तो ग्रिफिथ के प्रयोग से तो इतना पता चल गया कि इसको रूपांतरण करने के लिए यानी आर टाइप को एस टाइप में जो बदल दिया था, इसके करने के लिए जो पदार्थ है उसको हम अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। अब अनुवांशिक पदार्थ है क्या? अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। तो हम एस टाइप जो मृत था उसके जीव रसायन को देखें तो उसके अंदर प्रोटीन है, डीएनए है और आरएनए है। अब सबको पता कर रहे हैं कि इसमें से प्रोटीन को प्रोटीन बदला या डीएनए बदला या आरएनए बदला या कोई अन्य प्रकार के कोई अन्य जो है वह इसको बदले। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, जैसे प्रोटीन को पचाने के लिए प्रोटीएस, डीएनए को पचाने के लिए डीएनएस, आरएनए को पचाने के लिए आरएनएस, एंजाइम को डालकर पचा देंगे, शोधित कर देंगे। तो इन्होंने इसमें क्या किया, एस टाइप में से डाल दिया पहले प्रोटीएस को, डाल दिया प्रोटीएज को। तो प्रोटीएज को डालने से क्या हो गया, इसका प्रोटीन का पाचन हो गया, यानी प्रोटीन का पाचन हो गया, सब प्रोटीन खत्म हो गया। इसके बीच बच गया डीएनए और आरएनए। अब इसको इन्होंने आर टाइप के साथ मिलाया, फिर इंजेक्ट किया तो बदल गया एस टाइप में। तो अब यहाँ से मालूम चला कि नहीं, प्रोटीन जो है अनुवांशिक पदार्थ है, नहीं है। ठीक उसी प्रकार आरएनएस को भी, इसी प्रकार आरएनएस को भी आरएनएस एंजाइम को भी डाला तो आरएनएस खत्म हो गया। तब इसको इन्होंने आर टाइप के साथ मिलाया तो एस टाइप में बदल गया। फिर उन्होंने अब क्या किया कि डीएनएस यानी डीएनए को पाचन कराकर और तब आर टाइप के साथ मिलाया तो मालूम चला कि आर टाइप में बदलाव नहीं आया, नहीं बदल पाया। तब तीनों ने बताया कि अनुवांशिक पदार्थ प्रोटीन नहीं है, आरएनए नहीं है, बल्कि डीएनए है। समझ गए होंगे जैव रासायनिक प्रयोग से मैक्लिओड, मैकार्थी, ओसवाल्ड, ओवेरी और एवेरी, मैक्लिओड और मैकार्थी ने सिद्ध कर दिया कि अनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही है। अब इसी लाइन को समझेंगे। ताप मृत एस कोशिकाओं से जैव रसायन यानी प्रोटीन, डीएनए, आरएनए आदि को अलग अलग कर पता लगाने के लिए शोधित किया कि प्यूरिफायर किया गया इसमें से कौन सा आर को एस रूप में बदलता है। देख रहे हैं ये डीएनए है और ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है। तो डीएनए, आरएनए और कुछ इसके पास में भी प्रोटीन होंगे या कुछ प्रोटीन होंगे इसके पास में।
यही तीनों चीज से मिलकर क्रोमोसोम बनता है और क्रोमोसोम ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण को ले जाता है। यह हम पिछले पर ग्रिफिथ के पहले मेंडल, मॉर्गन इत्यादि के प्रयोग में जान चुके हैं। तो अब हमको यह पता लगाना था कि कौन सा अणु है जो आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, तो एस जीवाणु का केवल डीएनए ही आर जीवाणु को रूपांतरित कर सकता है। उन्होंने इस बात का पता लगाया कि प्रोटीन पाचक एंजाइम प्रोटीएस एवं आरएनए पाचक एंजाइम आरएनएस का रूपांतरण को प्रभावित नहीं करते हैं, इसलिए रूपांतरित पदार्थ प्रोटीन या आरएनए नहीं है। और डीएनए से पाचन के बाद रूपांतरित प्रक्रिया बंद हो जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि डीएनए ही रूपांतरण के लिए जिम्मेदार है, अर्थात डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। अब चलिए इसको हम एक रफ डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। हम लोगों ने क्या देखा, ग्रिफिथ के प्रयोग में इन्होंने किया था, जीवाणु लिया था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी को, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी को, और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के द्वारा इसमें दो प्रकार के जीवाणु थे, एक आर टाइप और एक एस टाइप। आर टाइप का शरीर जो है रुक्ष था और एस टाइप के शरीर रुक्ष के ऊपर से एक चिकना पॉलीसेकेराइड की परत थी, और यही परत जो है यह बीमारी का कारक था। अब एस टाइप को प्रयोग में भी समझे है, एस टाइप जो है चूहा में डालने के बाद चूहा मर जाता है, आर टाइप डालने के बाद नहीं मरता है। एस टाइप को गर्म करके चूहा में डालते हैं तो नहीं मरता है, लेकिन एस टाइप को, एस टाइप मृत और आर टाइप जीवित, ये दोनों को जब मिलाते हैं और चूहा में डालते हैं तो चूहा मृत हो जाता है और इसके शरीर में एस टाइप पाए जाते हैं। अब इससे स्पष्ट हो गया कि एस टाइप का जो आनुवांशिक, एस टाइप का कुछ पदार्थ आया आर टाइप में और आर को बदल दिया एस टाइप में। तो जो पदार्थ इससे इसमें गए उसको हम बोलेंगे आनुवांशिक। इतना तो ग्रिफिथ ने सिद्ध कर दिया था कि एस टाइप का मृत एस टाइप का आनुवांशिक पदार्थ आर टाइप में आया, आर को बदल के, आर को रूपांतरण करके एस में बदल दिया, जो चूहा के अंदर पाया गया। लेकिन इन्होंने इसकी जैव रासायनिक, जीव रासायनिक प्रकृति के बारे में नहीं बताया। तो अब 3 वैज्ञानिक आए थे, इसके बाद 3 वैज्ञानिक आए। तो आनुवांशिक पदार्थ के बारे में हमको पता है पूर्व से कि यह कोशिका के, प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक में किसके रूप में पाया जाता है, तो क्रोमोसोम के रूप में पाया जाता है। यह मॉर्गन मेंडल के प्रयोग से, मेंडल और मॉर्गन ने इसको बता दिया था। अब यह क्रोमोसोम बना होता है डीएनए का प्लस प्रोटीन का, प्लस केंद्रक के अंदर और हो सकते हैं आरएनए, ये भी हो सकते हैं, उसका प्रोटीन भी हो सकते हैं, प्रोटीन हिस्टोन और नॉन हिस्टोन ये सब हो सकते हैं। अब इसकी जैव रासायनिक प्रकृति को बताने वाले 3 वैज्ञानिक थे एवेरी, मैकलियोड और मैकार्थी। इन्होंने क्या किया, जो जीवाणु था, इन्होंने क्या किया, ग्रिफिथ के प्रयोग को आगे बढ़ाया और एस टाइप मृत जीवाणु है, इसके पास जो रसायन होंगे, वह होंगे डीएनए और हो सकते हैं आरएनए और हो सकते हैं प्रोटीन। तो उनको पता लगाना था कि इसमें से कौन सा पदार्थ है जो आर को
एस में बदला। समझेंगे इसमें से डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, इनमें से कौन सा पदार्थ है जो आर टाइप जीवाणु को एस टाइप में बदल दिया। तो इन्होंने क्या सिंपल सा क्या किया, डीएनए को पाचन करने वाला एंजाइम, आरएनए को पाचन करने वाला एंजाइम और प्रोटीन को पाचन करने वाला एंजाइम को बारी बारी से उसके घोल में डाल दिया। तो प्रोटीन को पाचन करने वाला प्रोटीएस को डालकर आरएनए को पाचन करने वाले आरएनएस को डाल दिया। तो आरएनए का पाचन हो गया, प्रोटीन का पाचन हो गया, और तब इसको डाल दिए आर टाइप जीवाणु में, आर टाइप में डालें तो आर टाइप जो है वह एस टाइप में बदल गया। लेकिन जैसे ही डीएनए को पचाने वाला डीएनएस को डाले, यानी डीएनए का पाचन हो गया, डीएनए खत्म हो गया, उसमें आरएनए प्रोटीन था, और इसको आर टाइप के साथ मिलाया तो आर टाइप रूपांतरण नहीं होकर आर टाइप ही रह गया। अब इससे स्पष्ट हो गया कि आरएनए अनुवांशिक पदार्थ नहीं है, प्रोटीन अनुवांशिक पदार्थ नहीं है, हमारा अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। तो जैव रासायनिक प्रकृति के द्वारा एवेरी, मैकलियोड और मैकार्थी ने स्पष्ट कर दिया कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ होता है। समझ गए होंगे इसको। अब सर्च में हम लोग देखें, आगे हम चलते हैं। इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, लेकिन इस बात से फिर भी सभी जीव वैज्ञानिक सहमत नहीं थे उस समय के। तो अब यहाँ पे एक और देखिए, अभी के समय होता है कि हम कुछ कहे तो बगल वाला सहमत नहीं, आप कुछ कहिएगा सब लोग सहमत नहीं। तो हम लोग तो कम पढ़े लिखे, इतने पढ़े लिखों के बाद से दूसरे लोग सहमत नहीं हो पाए थे, तो हम लोग किस गली की छोटे से कीड़ा है। तो आगे देखिए, अब वहाँ पे फिर हर समय लोगों में कटाक्ष होती रहती है, क्रिया का प्रतिक्रिया हर युग में हुआ है। एक लोग सिद्धांत देने वाले थे तो दूसरे उसको गलत साबित करने वाले थे। तो इस प्रयोग को सबसे लास्ट और अंतिम में इनको किसी ने गलत नहीं साबित किया। हर्शे एंड चेस ने एक एक्सपेरिमेंट और किया और इन्होंने साबित कर दिया कि अनुवांशिक पदार्थ जो है वह डीएनए ही होता है। अब इस प्रयोग को समझेंगे। एक दो बार बोर्ड परीक्षा में पूछा है, इसलिए भी आई भी है। अब आप देखेंगे कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, इसके बारे में सुस्पष्ट प्रमाण अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस ने 1952 के प्रयोग से प्राप्त हुआ। यह देखिए, अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस, ये दोनों ने मिलकर 1952 में एक प्रयोग किया। इस प्रयोग से स्पष्ट हो गया था। इन्होंने प्रयोग किस पर किया था, एक तस्वीर देख रहे हैं, यह जीवाणु भोजी है जो जीवाणुओं पे हमला करती है। एक प्रकार का विषाणु है जो जीवाणु पे हमला करता है, इसको हम जीवाणु भोजी कहते हैं। इसके प्रयोग को हम देखें, इन्होंने क्या किया कि जीवाणु भोजी जीवाणु से चिपकते हैं। पहले जीवाणु भोजी के बारे में कुछ नेचर को जान जाए कि जीवाणु भोजी जो है वह जीवाणु से चिपकते हैं। देखिए, नीचे जीवाणु है, ऊपर जीवाणु भोजी है, यानी बैक्टीरियोफास है। यह चिपक गया है, किससे चिपका, जीवाणु के सेल वाल से चिपक गया और अपने अनुवांशिक पदार्थ को जीवाणु कोशिका में भेजते हैं। देखिए, इसका बाहरी वाला सब प्रोटीन है, बीच वाला लड़का जो है वह वायरल आरएनए होगा या डीएनए होगा, इसी को अनुवांशिक पदार्थ कहेंगे। तो इसका देख रहा है बीच वाला आकृति जो है, इसके माध्यम से अपने डीएनए को इसके शरीर में भेज दिया। किसके शरीर में, जीवाणु के शरीर में भेज दिया। और जीवाणु कोशिका विषाणु के अनुवांशिक पदार्थ को अपना समझने लगते हैं, जिससे आगे चलकर अधिक विषाणुओं का निर्माण होता है। अब देखिए, इसका डीएनए इसमें प्रवेश कर गया तो यह अपना प्रोटीन जो बाहर छोड़ा था इसके अंदर प्रोटीन निर्माण करने लगेगा। क्योंकि डीएनए है तो डीएनए से डीएनए भी बनेगा, बड़ी संख्या में इसके अंदर तेजी से बैक्टीरियोफाज वृद्धि करने लगेगा और एक समय आएगा जिसको तोड़कर लाखों की संख्या में बैक्टीरियोफाज बाहर निकल जाएगा और दूसरे जीवाणु पे फिर हमला करने चला जाएगा। तो यह बैक्टीरियोफाज का गुण है। अब आगे देखेंगे, हर्शे एवं चेस ने इस बात का पता लगाने के लिए प्रयोग किया
कि विषाणु से प्रोटीन या डीएनए निकलकर जीवाणु में प्रवेश करते हैं। इतना तो समझ गए, जो पदार्थ जीवाणु में प्रवेश करके अपनी संख्या को बढ़ाता है वही अनुवांशिक पदार्थ है। तो हर्षे और चेस यह पता लगाने के लिए चले कि प्रोटीन या डीएनए या कौन सा पदार्थ है जो निकलकर जीवाणु में प्रवेश करता है, और जो जीवाणु में प्रवेश करेगा वही कहलाएगा इसका अनुवांशिक पदार्थ। क्लियर? अब आगे देखो, तो मस्ती से समझिए, कहानी की तरह समझिएगा इसको। तो उन्होंने कुछ विषाणुओं को ऐसे माध्यम पर पैदा किया जिसमें एक को विकिरण यानी विकिरण सक्रिय फास्फोरस, रेडियो एक्टिव फास्फोरस 32P एवं दूसरे विषाणुओं को विकिरण सक्रिय सल्फर पर वृद्धि रेडियो एक्टिव सल्फर S35 पर किया। यानी दो प्रकार का माध्यम तैयार किया, विषाणु को दो प्रकार के माध्यम में वृद्धि कराया। एक था विकिरण सक्रिय फास्फोरस और एक को तैयार किया विकिरण सक्रिय सल्फर पे। जिस विषाणु को, अब देखेंगे यह माध्यम है, देखिएगा पेट्री प्लेट है, इसमें एगार डाले होते हैं और इसमें दो प्रकार के माध्यम डाला गया। एक माध्यम ऐसा था जिसमें विकिरण सक्रिय फास्फोरस था और एक माध्यम ऐसा था जिसमें विकिरण सक्रिय सल्फर था। देख सकते हैं, विकिरण सक्रिय फास्फोरस है और विकिरण सक्रिय सल्फर है। तो जिस विषाणु को विकिरण सक्रिय फास्फोरस की उपस्थिति में पैदा किया गया उनमें विकिरण सक्रिय डीएनए पाया गया। अब देखिए, जिसको विकिरण सक्रिय फास्फोरस में उत्पन्न किया गया था उसमें विकिरण सक्रिय डीएनए पाया गया, क्योंकि हमको पता है कि डीएनए के साथ फास्फोरस होते हैं, फास्फोरिक एसिड होते हैं, तो उसका विकिरण सक्रिय गुण था, तो डीएनए को भी बना दिया विकिरण सक्रिय यानी रेडियो एक्टिव बना दिया। जबकि विकिरण सक्रिय प्रोटीन नहीं था, क्योंकि डीएनए में फास्फोरस होता है, प्रोटीन नहीं। यही बात लागू हो जाएगी किस पे? प्रोटीन पे, जिसको यहाँ पे देखेंगे, जिसको विकिरण सक्रिय प्रोटीन के माध्यम में पैदा किया गया, वृद्धि कराया गया। तो ठीक इसी तरह से विषाणु जिसे विकिरण सक्रिय सल्फर की उपस्थिति में पैदा किया गया उनमें विकिरण सक्रिय प्रोटीन पाई गई। डीएनए विकिरण सक्रिय नहीं था, क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं मिलता है। अब समझिए कि जिसको विकिरण सक्रिय यानी 32S सल्फर वाला एक माध्यम है और एक माध्यम है फास्फोरस 32, तो जिसको सल्फर में पैदा किया गया तो यह विकिरण सक्रिय उस विषाणु में, वह विषाणु जो है वह उसका रेडियो एक्टिव यानी विकिरण सक्रिय जो है प्रोटीन हुआ, विकिरण सक्रिय प्रोटीन हुआ, क्योंकि प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है। और जिसको फास्फोरस विकिरण सक्रिय में वृद्धि कराया गया था, इसके अंदर विकिरण सक्रिय डीएनए पाया गया, क्योंकि फास्फोरस डीएनए में पाया जाता है, प्रोटीन में नहीं पाया जाता। तो इस प्रकार से दो प्रकार का उन्होंने विषाणु को उत्पन्न किया, एक विकिरण सक्रिय प्रोटीन वाले और एक विकिरण सक्रिय डीएनए वाले। देखिए यहां से ये P32 फास्फोरस है, ये घुस गया डीएनए के पास, तो इसका विकिरण सक्रिय डीएनए बना। और दूसरा देखेंगे, यह सल्फर है, तो यह डीएनए में नहीं घुसकर इसके बाहर के प्रोटीन के कोट में रह जाएंगे, तो इसको विकिरण सक्रिय प्रोटीन वाले विषाणु बना लिया। इस प्रकार दो विषाणु को तैयार किया। और विकिरण सक्रिय जीवाणु भोजी को ई कोलाई जीवाणु से चिपक जाते हैं। जैसे संक्रमण आगे बढ़ता है, जीवाणु को सम्मिश्रक में हिलाने से विषाणु का आवरण अलग हो जाता है। अब देखिएगा यहाँ पे इन्होंने क्या किया, विकिरण सक्रिय जीवाणु भोजी, एक कैसा विकिरण सक्रिय, तो प्रोटीन वाला भी और प्रोटीन कोटेड भी विकिरण सक्रिय और डीएनए कोटेड विकिरण सक्रिय, दोनों को ये बैक्टीरिया है ई कोलाई से संक्रमित करवा दिए। अब दोनों संक्रमित हो गया। अब दोनों को
एक रसायन देखिए एक बीकर में डाल दिया गया और डालने के बाद क्या होगा कि बैक्टीरिया से चिपक जाएगा और ये भी बैक्टीरिया से चिपक जाएगा। दोनों को सम्मिश्रक यानी सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डालकर बड़ी तेजी से नचाएंगे तो बाहर का कण जो है इसके शरीर पर चिपका हुआ बाहर का प्रोटीन जो है तेजी से नचाने में उसके जीवाणु के शरीर को छोड़ देते हैं, अलग हो जाते हैं। तो जीवाणु अलग हो जाएगा और प्रोटीन अलग हो जाएगा। जो पदार्थ जीवाणु के अंदर पाया जाएगा समझ जाएंगे कि वही पदार्थ आनुवांशिक पदार्थ है। तो यहाँ देखिए सम्मिश्रण से अलग किए तो इसका पदार्थ अलग हो गया और ये भी अलग हो गया। तो अलग क्या हुआ देखेंगे, जिसको डीएनए फास्फोरस के साथ वृद्धि कराया गया था, डीएनए रेडियो सक्रिय थे, और जिसका प्रोटीन रेडियो सक्रिय था, तो उसमें जो जीवाणु थे वह विकिरण सक्रिय नहीं पाए गए। लेकिन जिसको डीएनए यानी P32 फास्फोरस रेडियो सक्रिय यानी डीएनए रेडियो सक्रिय था, उसको जब जीवाणु के साथ मिलाकर जीवाणु से अलग किए तो वह जीवाणु सबका सब पाया गया रेडियो सक्रिय, सबका सब जीवाणु पाया गया रेडियो सक्रिय। तो इससे स्पष्ट होता था और यह रेडियो सक्रिय नहीं पाया गया। तो अब इस प्रयोग से स्पष्ट कर दिया हर्शे एंड चेस ने कि डीएनए ही वह पदार्थ है जो जीवाणु के अंदर प्रवेश किया और प्रवेश करके इसके रेडियो सक्रिय जीवाणु को बना दिया। अब यहाँ से सारा झंझट खत्म कि आनुवांशिक पदार्थ कौन है, प्रोटीन को ही आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। यह हर्शे एंड चेस ने प्रयोग करके बतला दिया। अब आगे इसके लाइन को देखेंगे। जीवाणुओं को अपकेंद्रक में प्रचक्रण यानी घुमाने, ब्लेंडर अंग्रेजी में बोलते हैं, कराने से विषाणु कण जीवाणु कण से अलग हो जाते हैं। जो मैंने आपको अभी समझाया कि देखिए एक लिए हम लोग एक टेस्ट ट्यूब लिए, इस टेस्ट ट्यूब में विकिरण सक्रिय डीएनए वाले विषाणु को डाले और ई कोलाई बैक्टीरिया को डाले। दूसरा देखिए एक और हम लोग टेस्ट ट्यूब लिए जिसमें विकिरण सक्रिय प्रोटीन वाले को और समान बैक्टीरिया ई कोलाई को डाल दिए और दोनों को कुछ देर के लिए छोड़ दिए। तो नेचर के अनुसार से विकिरण सक्रिय जो यह बैक्टीरियोफाज है वो बैक्टीरिया पे हमला कर देगा और उसके अंदर अपने आनुवांशिक पदार्थ को छोड़ देगा। तो चिपका हुआ कण है। तो अब समझेंगे कि यह जीवाणु है और यह जीवाणु के ऊपर यह विषाणु का चिपका हुआ कण है। अब इस कण को सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डालकर अब ब्लेंडिंग करेंगे, कस के नचाएंगे तो यह अलग हो जाएगा और यह अलग हो जाएगा। समझेंगे, यह कण अलग हो जाएगा और जीवाणु अलग हो जाएंगे। तो जैसे ही अलग हो जाएंगे तो फिर इसको हम जांच करेंगे। देखिएगा, जो जीवाणु विकिरण सक्रिय डीएनए रखने वाले विषाणु से संक्रमित हुए थे वे विकिरण सक्रिय रहे। इससे स्पष्ट होता है कि पदार्थ विषाणु से जीवाणु में प्रवेश करता है वह डीएनए है। यहाँ देखिए विकिरण सक्रिय वाले से चिपक रहा है, बैक्टीरियोफाज के गुण को देख रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि वह जीवाणु जो विकिरण सक्रिय डीएनए से संक्रमित हुए थे वह उनमें विकिरण सक्रिय गुण रहा, अर्थात डीएनए विकिरण सक्रिय था, उसके अंदर प्रवेश कर गया तो जीवाणु भी विकिरण सक्रिय हो गया। इससे स्पष्ट होता है कि जीवाणु भोजी से जो पदार्थ जीवाणु में प्रवेश करता है वह डीएनए है, बल्कि प्रोटीन नहीं है। इन प्रयोग से स्पष्ट हो जाता है कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। और जो जीवाणु उन विषाणुओं से संक्रमित थी जिनमें विकिरण सक्रिय प्रोटीन था वे विकिरण सक्रिय नहीं हुए। इससे संकेत मिलता है कि प्रोटीन विषाणु से जीवाणु में प्रवेश नहीं करते हैं। और हमने पहले ही बताया था कि वह पदार्थ जो विषाणु से जीवाणु में प्रवेश करते हैं वही आनुवांशिक पदार्थ है। तो इस प्रकार हमारा आज का सफ़र खत्म हुआ। हम लोगों ने सीख लिया, हम लोगों ने प्रयोग के माध्यम से जान गया कि वह पदार्थ जो आनुवांशिक पदार्थ होता है उसे हम डीएनए ही कहते हैं। यही था आज का हमारा टॉपिक 6.5.2 नए एनसीईआरटी के अनुसार से द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे,
टॉपिक 5.3 को लेकर। तब तक आप जो भी वीडियो हम पढ़ाए उसको पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। हम फिर बोर्ड का कुछ मॉडल पेपर और बोर्ड के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, सब्जेक्टिव प्रश्नों को, VVI प्रश्नों को सीरीज आपके बीच लेकर आएंगे। वह लाइव होगा। अब वह लाइव में आप सब जुड़कर अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। हाँ, याद रखिए यह सब चीज़ हमारे YouTube चैनल पे आपको बिल्कुल मुफ्त मिल रहे हैं। PDF भी आपको बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है। इसके लिए कहीं कोई पैसे खर्चे करने की आवश्यकता आपको नहीं है। आप आसानी से अपने घर पे बैठे हुए मोबाइल के माध्यम से, स्मार्ट टीवी के माध्यम से, लैपटॉप कंप्यूटर के माध्यम से आप क्लास 12th के ऑनर्स हो या क्लास 12th का बैच या BSc बॉटनी जूलॉजी के सिलेबस को पूर्ण कर सकते हैं। चलिए, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हंसते मुस्कुराते, बिना बोझिल के, बिना किसी प्रेशर के बोर्ड की तैयारी करते रहे। हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।